प्रश्नोत्तर सीरीज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान लेके आए हैं। अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 1 अंक की 3 प्रश्न और 3 अंक की 1 प्रश्न पूछा जाएगा, अर्थात कुल मिला के 6 अंक के प्रश्न कुल पूछे जाएंगे। तो पहले हम 3 अंक की प्रश्नों को देखते हैं, उसके बाद 1 अंक की प्रश्नों को देखेंगे। पहला भाग है यूरोपीय संघ। इसमें कुल 3 भाग हैं। पहले यूरोपीय संघ है, उसके बाद आसियान है और उसके बाद चीन है। तो पहला भाग यूरोपीय संघ आज लेके आए हैं। आइए देखते हैं ये महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं और इनके सही उत्तर क्या है। तो पहला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के गठन की प्रक्रिया को रेखांकित कीजिए। यानी यूरोपीय संघ का गठन किस तरह से किया गया, इसको आप समझाइए। तो आपको सबसे पहले बताना है कि मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना सबसे पहले की गई थी। मार्शल योजना का मतलब समझाना चाहें तो वो भी उसमें स्पष्ट कर सकते हैं कि यह अमेरिका की एक योजना थी जिसके तहत पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता पहुंचाकर उन्हें अपने गुट में शामिल करना था। आर्थिक सहायता किस लिए? कारण यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप के देशों की व्यापक तबाही हुई थी और उनकी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने के लिए, उनका पुनर्निर्माण और विकास करने के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत थी। फिर नंबर 2 पर 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन किया गया, जिसके कारण जो है कुछ राजनीतिक मामलों में भी सहयोग की बात शुरू हुई। फिर 1957 में रोम संधि के तहत यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन किया गया। तो यहाँ से 1 नंबर का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब किया गया था? तो 1957 में। किस संधि के तहत? तो रोम संधि के तहत। अब आगे चलकर यही संस्था जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय है, यही यूरोपीय संघ में परिवर्तित हो गया, यानी इसका नाम बदल के यूरोपीय संघ हो गया। तो कब हुआ? 1992 में। किस संधि के तहत? maastricht संधि के तहत। तो इस तरह से 4 स्टेप में आप बताएंगे। सबसे पहले यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई 1948 में, फिर यूरोपीय परिषद का गठन किया गया 1949 में, फिर 1957 में रोम संधि के तहत यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन किया गया और फिर उसके बाद maastricht संधि के तहत 1992 में यूरोपीय संघ का गठन किया गया। आप चाहें तो ये सेकंड वाला छोड़ भी सकते हैं। 3.3 अंक का प्रश्न है तो 3 पॉइंट आप दिखाना चाहें तो ये छोड़ सकते हैं सेकंड वाला। अब अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ राष्ट्र नहीं है। यूरोपीय संघ राष्ट्र नहीं है बल्कि ये राष्ट्रों का संघ है, लेकिन इसके कुछ लक्षण राष्ट्रों जैसे हैं। ऐसे लक्षणों का उल्लेख कीजिए। यानी यूरोपीय संघ के ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो राष्ट्रों जैसे हैं। तो यहाँ पर उत्तर में आप दिखा सकते हैं कि यूरोपीय संघ का एक झंडा है जिसमें 12 गोल्डन सितारे सर्कल में बने हुए हैं, उस झंडे की बात हो रही है। एक इसका गान है, जैसे प्रत्येक राष्ट्र का एक गान होता है उसी तरह से इसका भी एक गान है। एक स्थापना दिवस भी है। इसकी साझी संसद भी है, ब्रुसेल्स में इसकी संसद है। साझी मुद्रा है, यूरो इसकी साझी मुद्रा है। इसकी एक साझी विदेश नीति भी है और रक्षा नीति भी है। ये सब लक्षण राष्ट्रों के होते हैं। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि यूरोपीय संघ राष्ट्र नहीं है लेकिन इसके कुछ लक्षण हैं जो राष्ट्रों जैसे हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के गठन के उद्देश्य या कारण लिखिए। तो ये भी बहुत पूछा जाता है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय के क्या उद्देश्य थे या उसके गठन के क्या कारण थे। तो आपको बताना है यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण एवं विकास करना। तो पुनर्निर्माण क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इनकी व्यापक तबाही हुई थी, तो इनको फिर से खड़ा करने के लिए, इनका पुनर्निर्माण और विकास करने के लिए आर्थिक सहयोग की जरूरत थी, इसलिए ये संगठन बनाया गया। इसके बाद आप बता सकते हैं कि मार्शल योजना के तहत चूंकि अमेरिका पश्चिमी यूरोप के देशों की मदद कर रहा था, तो लगातार मदद से इन लोगों को पिछलग्गू देश बनकर ही रहना पड़ता। तो ऐसी स्थिति में जो अमेरिका की निर्भरता है उसको कम करने के लिए ये परस्पर सहयोग की बात करने लगे। यानी हम अमेरिका के सहायता पर निर्भर नहीं रहेंगे बल्कि स्वयं सहयोग करके अपना विकास करेंगे। ये इस उद्देश्य से इन लोगों ने इस संगठन की स्थापना की। फिर आगे हमने दिखाया है कि यूरोप में आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच यह उपलब्ध करा रहा। आर्थिक तो सहयोग की बात हो गई कि एक साझा बाजार का विकास करना। राजनीतिक क्षेत्र में भी सहयोग कि पहले जो यूरोप के देश थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आपस में लड़ रहे थे, तो अब एक ऐसा राजनीतिक मंच यहाँ से उपलब्ध कराया जाएगा जिससे जो आपसी विवाद हैं बातचीत के माध्यम से सॉल्व कर लिए जाएंगे और युद्ध की स्थिति से बचा जाएगा। तो इस तरह से यह एक मंच उपलब्ध कराने का काम करता है। साझा बाजार भी अगर सही परिस्थितियां अनुकूल रही तो साझा बाजार भी विकसित हो सकता है। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं, यूरोपीय संघ को प्रभावशाली
बनाने वाले किन्हीं 3 कारकों का उल्लेख कीजिए। यूरोपीय संघ एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन है, तो ये इसके प्रभाव को दर्शाने वाले कुछ कारकों का उल्लेख कीजिए, ऐसा प्रश्न में है। इसका अपना एक झंडा है, एक गान है, एक स्थापना दिवस है और एक साझी मुद्रा है। ये जो लक्षण है, यह इसे एक महान क्षेत्रीय संगठन, प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाता है। फिर इसके बाद इसका राजनीतिक और सैनिक प्रभाव बहुत ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसका एक सदस्य स्थायी सदस्य है और ज्यादातर जो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य होते हैं वो भी यूरोप से ही चुने जाते हैं, यहीं से चुने जाते हैं। फिर इसके बाद इसका सैनिक प्रभाव भी बहुत ज्यादा है। इसका एक सदस्य देश फ्रांस, जिसके पास परमाणु बम है, परमाणु शक्ति संपन्न है। इसके अलावा इसके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, सबसे ज्यादा रक्षा बजट के मामले में भी इसका दूसरा स्थान है। तो इस तरह से इसका राजनीतिक और सैनिक प्रभाव है। सभी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उसमें इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अमेरिका सहित विश्व के सभी देश इससे अपनी जो है विदेश नीतियों को बनाते समय जो है विचार करते हैं। विश्व व्यापार में इसकी भागीदारी जो है अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है, तो जिसकी वजह से भी इसका पूरे विश्व में प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगला प्रश्न है यूरोपीय संघ के आर्थिक प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो अब देखिए, अभी प्रभाव का उल्लेख किया गया था तो उसमें थोड़ा थोड़ा सब दिखा सकते हैं, आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक, इस तरह से। अब यहाँ स्पष्ट रूप से अलग से आर्थिक प्रभाव का उल्लेख करने की बात की गई है, तो सिर्फ आर्थिक प्रभाव की बात करेंगे। तो अब इसमें बताना है कि 2005 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देखें, एक देश के तौर पर दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था चीन है, लेकिन अगर यूरोपीय संघ के जो 27 देश हैं उनको सम्मिलित करके अगर अर्थव्यवस्था का गणना किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा, तो यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था वर्तमान में दूसरे नंबर पर है। ध्यान रखेंगे 2005 में ये पहले नंबर पर थी और अब दूसरे नंबर पर है। विश्व व्यापार में इसकी जो साझेदारी है अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है, जिसके कारण जो डॉलर का जो प्रभाव है धीरे धीरे अब कम हो सकता है, यूरो उसे चुनौती दे सकती है। अब यहाँ पर इस तरह का बातें कही जा रही है। तो ये 3 पॉइंट आप दिखा के 3 अंक का चूंकि आता ही है तो 3 अंक दिखा के अपना उत्तर पूरा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संघ का सैन्य क्षेत्र में प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो इसकी भी चर्चा आप 3 पॉइंट में कर सकते हैं कि यूरोपीय संघ की सेना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, यानी 27 देशों की जो सम्मिलित सेना है वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसका एक सदस्य यानी फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो है सदस्य भी है, ये भी बता सकते हैं। और इसका जो रक्षा बजट है अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। तो इस तरह से 3 पॉइंट का उल्लेख करके सैन्य क्षेत्र में इसके प्रभाव को भी आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है यूरोपीय संघ आर्थिक समुदाय से राजनीतिक संगठन का रूप कैसे ले लिया। तो इसका उत्तर 3 पॉइंट में आप दिखा सकते हैं कि इसका अपना एक झंडा है, इसका एक अपना एक गान है, स्थापना दिवस है, साझी संसद है और साझी मुद्रा है। तो ये लक्षण इसको राजनीतिक संगठन का रूप देते हैं। इसकी साझी विदेश नीति भी है, साझी सुरक्षा नीति भी है, तो इसके कारण ये आर्थिक क्षेत्र से हटकर अब धीरे धीरे राजनीतिक रूप ले लिया है। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पर हमने दिखाया है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में यह एक इकाई की तरह कार्य करता है। इकाई की तरह का मतलब यह है कि जो 27 देश हैं सबकी आवाज एक होती है, एकजुट होकर ऐसा व्यवहार करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जैसे ये सभी देश 27 देश न हो बल्कि एक देश हो, जिसके चलते अमेरिका सहित सभी राष्ट्रों की नीतियों को ये प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तो इस तरह से आप 3 पॉइंट में इसका उत्तर दे सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है यूरोपीय संघ के देशों में किन मुद्दों को लेकर मतभेद है। तो यूरोपीय संघ में एकता तो है लेकिन कभी कभी मतभेद भी उभर कर आते हैं, सामने दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर नंबर 1 पर है कि सदस्य देशों में विदेश व रक्षा नीति के मामलों पर मतभेद है। अब उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हम बता सकते हैं कि डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि और यूरो का विरोध किया। ये मास्ट्रिक्ट संधि और यूरो को अपने देश में लागू करने पर सहमत नहीं है। फिर यहाँ पर इराक पर जब अमेरिका ने हमला किया था 2003 में, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के समय की बात हो रही है, उस समय इसके कुछ सदस्य विरोध कर रहे थे। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया गया है कि फ्रांस और जर्मनी विरोध कर रहे थे जबकि ब्रिटेन इसका समर्थन कर रहा था। तो देख रहे हैं कि अलग अलग लोगों के विचार अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें जो है आपसी मतभेद हैं। अगला प्रश्न अब देखते हैं 1 अंकी। तो 8 प्रश्न हमने 3 अंकी देखा है, अब 1 अंकी प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना किस संधि के तहत तथा कब हुई। तो रोम संधि के तहत 1957 में हुई। ये यूरोपीय संघ की स्थापना वाले प्रश्न में हमने इसको देखा था। फिर अगला प्रश्न है यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि के तहत तथा कब हुई। तो यूरोपीय संघ की स्थापना मास्ट्रिक्ट संधि के तहत 1992 में हुई। देखें ये दोनों ध्यान रखना है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय पूछा जाएगा तो 1957 बताना है और रोम संधि, और यूरोपीय संघ जब पूछा जाएगा तो मास्ट्रिक्ट संधि 1992 बताना है। दोनों के नाम में अंतर है, दोनों एक ही संस्थाएं हैं। ये पहले
थी, उसके बाद इसका नाम बदल के ये हो गया था। तो इस तरह से ध्यान रखना है। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना किस योजना के तहत और कब की गई? तो मार्शल योजना के तहत 1948 में। इसकी भी चर्चा हो चुकी है। फिर अगला प्रश्न है, किस संधि के तहत और कब यूरोपीय संघ के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त कर दिया गया, अर्थात वीजा मुक्त आवाजाही संभव हो सका? तो सांगेन संधि 1985 के तहत सीमा नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया। कोई भी एक देश का सदस्य या व्यक्ति दूसरे देश में बिना वीजा के बिजनेस व्यापार करने के लिए, नौकरी करने के लिए या घूमने फिरने के लिए आ जा सकता है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के देशों की साझी मुद्रा क्या है तथा इसका चलन कब प्रारंभ हुआ? तो यूरोपीय संघ के देशों की साझी मुद्रा यूरो है और ये 1 जनवरी 2002 से प्रचलन में आई है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के साझे संसद हेतु, यूरोपीय संघ की एक साझी संसद है जिसके लिए पहली बार चुनाव कब हुए थे? तो 1979 में। अगर यह भी पूछा जाता है यूरोपीय संघ का संसद का गठन कब किया गया, तो 1979 की हम बात करेंगे। ब्रुसेल्स में इसकी संसद है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के देशों ने कब एक साझे संविधान को बनाने की कोशिश की है जो कि असफल रही? तो 2003 में। यूरोपीय संघ के देशों ने एक साझे संविधान बनाने की कोशिश 2003 में किए थे जो कि असफल रही थी। आपकी किताब में टाइटैनिक जहाज से इसकी तुलना करके दिखाया गया है कि जिस तरह से टाइटैनिक जहाज अपने लक्ष्य तक पहुंचने में नाकामयाब रहा, उसी तरह से यूरोपीय संघ के देशों का जो साझा संविधान की कोशिश थी वो भी नाकामयाब रही। अगला प्रश्न है, 2005 में यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था विश्व में किस स्थान पर थी? तो प्रथम स्थान पर आपको बताना है। यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था विश्व में प्रथम स्थान पर 2005 में थी, वर्तमान में ये दूसरे स्थान पर है। फिर अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो ये 27 है। 27 है, पहले 28 थी, ब्रिटेन के अलग हो जाने के बाद सदस्य संख्या घटकर 27 हो गई है। अगला प्रश्न है, 2020 में कौन सा देश यूरोपीय संघ से अलग हो गया? तो आपको बताना है ब्रिटेन। ब्रिटेन 2020 में यूरोपीय संघ से अलग हो गया। हालांकि इसके अलग होने के लिए वहां पर जो चुनाव हुए थे वो 2016 में हुए थे, जिसमें 51% वहां की जनता ने, ब्रिटेन की जनता ने यूरोपीय संघ से अलग होने के पक्ष में वोटिंग किया था। तो ब्रेक्जिट के तहत ये यूरोपीय संघ से अलग हो गया। जो पूरी प्रक्रिया है कंप्लीट होते होते 2020 हो गई। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का कौन सा सदस्य देश परमाणु शक्ति संपन्न है तथा सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी है? तो यूरोपीय संघ का वह सदस्य जो परमाणु शक्ति संपन्न है तथा सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, तो वो है फ्रांस। ये 1 नंबर में महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूरोपीय संघ के पुराने या संस्थागत सदस्य कौन कौन से हैं? संस्थापक सदस्य यूरोपीय संघ के पुराने या संस्थापक सदस्य कौन कौन से हैं? तो आपको बताना है बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी और इटली। ये 6 जो देश थे ये उसके संस्थापक सदस्य हैं, यानी शुरुआत से ही उससे जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के नए सदस्य कौन कौन से हैं, यानी जो बाद में जुड़े हैं? तो सबसे बाद में जुड़ने वाले 3 जो सदस्य हैं वो है बुल्गारिया, रोमानिया और क्रोएशिया। सबसे अंतिम में पूछा जाए तो आप क्रोएशिया बताएंगे, ये सबसे अंतिम में जुड़ा था और 2013 में जुड़ा था। तो नए सदस्य, पुराने सदस्य अगर पूछा जाता है तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये सीबीएसई में पूछे गए प्रश्न है। यूरोपीय संघ में एकीकृत बाजार का गठन कब हुआ? तो यूरोपीय संघ में एकीकृत बाजार का गठन 1993 में हुआ, यानी यूरोपीय संघ का गठन 1992 में हुआ। उसके बाद मास्ट्रिक्ट संधि को जब लागू किया गया तो यूरोपीय एकीकृत बाजार का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ? तो ये भी प्रश्न हमने ले लिया है। यूरोपीय संघ की स्थापना के जो चरण थे उसमें हमने बताया था, तो 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन किया गया। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ की जो साझेदारी है अमेरिका की कितनी गुनी अधिक है? तो आपको बताना है 3 गुनी अधिक है। अगला प्रश्न है, सैन्य ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ का विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में इसका दूसरा स्थान है। इसका रक्षा बजट भी अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन कब किया गया? तो यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय का गठन 1951 में किया गया। अब अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के झंडे में 12 गोल्डन सितारों का घेरा क्या दर्शाता है? यूरोपीय संघ का जो झंडा है उसमें 12 गोल्डन सितारे हैं जो कि एक घेरे में यानी सर्कल में बने हुए हैं। ये क्या दर्शाता है? तो जो 12 जो अंक है ये पूर्णता को दर्शाता है। 12 अंक वहां पर पूर्णता का प्रतीक माना जाता है और गोल्डन यानी गोल्ड समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और जो सर्कल है वो एकता का प्रतीक माना जाता है। तो पूर्णता, समृद्धि और एकता का प्रतीक के तौर पर ये झंडा है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन कब किया गया था? तो यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन 1957 में किया गया था, जब यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन किया गया था रोम संधि के तहत, तभी। तो इस तरह से हमने 20
1 अंक की और 8 3 अंक की प्रश्नों के उत्तर हमने देखे। आशा है कि इतने में सभी प्रश्न कवर हो जाएंगे, यानी एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो यूरोपीय संघ आपका तैयार हो जाएगा। अगले हम अंक में आसियान की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।